चुनाव को, और खासतौर से अगर कुशीनगर को हम लोग स्पेसिफिकली देखें या 6 जो नई नगर पंचायतों को हम लोग देख रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या नजर आ रहा है इस बार के इस निकाय चुनाव में? देखिए, पूरे कुशीनगर जनपद की बात करिए तो निश्चित तौर पर और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से स्थानीय मुद्दों के साथ साथ, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे भी महत्वपूर्ण रूप से, महत्वपूर्ण ढंग से उठाए जा रहे हैं चुनाव में। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि निकाय चुनाव में इस प्रकार से स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। उसका कारण कुशीनगर के संदर्भ में तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समाजवादी पार्टी के ताकतवर नेता वहां से बिलोंग करते हैं, वहां से चुनाव जीते और चुनाव लड़े तो क्या क्या मैंने उनको समाज में कहना पड़ा और समाज ने उनको क्या क्या कहा। दोनों तरफ से विरोध अंतर विरोध चलता रहा। वो टकराहट, वो जो समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, या कह लें कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच की जो टकराहट विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने देखी थी, उस टकराहट का नतीजा हमको कुशीनगर के इस निकाय चुनाव में जरूर दिखाई देगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि कुशीनगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण जनपद है। एक तरफ तो आबादी की दृष्टि से देखें तो पिछड़ों की संख्या कुशीनगर में सर्वाधिक है जी। इस दृष्टि से देखें तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं बेनिफिट में दिखाई पड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ वही देखें कि भारतीय जनता पार्टी ने कुशीनगर में बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए। विदेशों से राजनयिकों को बुलाया, प्रतिनिधियों को बुलाया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा खोला, सड़कों का जाल बिछाया, बौद्ध धर्म स्थलों का सुंदरीकरण कराया। तो इस दृष्टि से देखें तो भारतीय जनता पार्टी, यानी सीधी टक्कर जो कुशीनगर में मुझे समझ में आती है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी नहीं होगी, जैसा कि प्रदेश के अन्य स्थानों पर चुनाव में। लेकिन एक चीज सर और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या ये जो योगी फैक्टर है आपको दिख रहा है वहां पर? एक तो मैंने कहा कि राज्य के मुद्दे चाहे राज्य में जब हम देखते हैं तो कानून व्यवस्था, ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा हमको दिखता है। फिर कहते हैं कि हम निवेश ला रहे हैं, इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से आज मुख्यमंत्री को भी हम लोग सुन रहे थे, वो बार बार रिपीट कर रहे हैं इन बातों को। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चूंकि क्षेत्र है, पूर्वांचल को जब हम लोग देखते हैं और खासतौर से गोरखपुर या देवरिया या कुशीनगर, महाराजगंज, इन जनपदों को हम देखते हैं, तो क्या वो फैक्टर आपको लग रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग आपने कहा कि ज्यादा है, ये उसको कहीं ओवरलैप करेगा या इस पर इसका इंपैक्ट दिखेगा, या समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं? क्योंकि डायरेक्ट फाइट में ज्यादातर जगहों पर हमको सपा और भाजपा ही नजर आ रहा है। क्या ये फैक्टर वहां पे काम कर रहा है ग्राउंड पर? देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हम सभी लोग जानते हैं, जो भी राजनीति में थोड़ा बहुत रुचि लेते हैं वो सारे लोग इस बात को जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पहले भी और उनके बनने के बाद भी लगभग 20 वर्ष नहीं तो कम से कम 15 वर्ष से योगी आदित्यनाथ की इच्छा के और उनकी मंशा के अनुरूप ही कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इन जगहों पर चुनाव और सामाजिक निर्णय और चुनावी निर्णय हमेशा योगी आदित्यनाथ के पक्ष में आए हैं। कई बार ऐसा हम लोग देखने को मिला जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, तब भी मैं कह रहा हूं और मुख्यमंत्री होने के बाद भी मैं कह रहा हूं कि कई बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के मंशा के अनुरूप टिकट नहीं दिया, तो योगी आदित्यनाथ ने अंदरूनी विरोध करके या बाहरी विरोध, स्पष्ट प्रत्यक्ष विरोध करके भाजपा के कैंडिडेट को हरा के अपना निर्दल प्रत्याशी जिताने का भी काम किया है इन्हीं जिलों में। इसलिए ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीक और कहीं ना कहीं खेल तो जरूर बिगाड़ते हैं ये निर्दलीय वाला फैक्टर। तो योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बात आप कह रहे थे, मैं चाहता हूं कंप्लीट करें। देखिए, योगी आदित्यनाथ के बारे में मैं ये कह रहा था कि प्रदेश में जब वो सत्ता में मुख्यमंत्री थे तब भी और जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, इन क्षेत्र को पहले भी प्रभावित करते हैं। और कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मंशा के अनुरूप टिकट नहीं दिया तो उसके खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाकर भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया उन्होंने और अपने निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने जिता लिया। तो योगी आदित्यनाथ इस क्षेत्र में बहुत ताकतवर हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर क्षत्रियों के नेता नहीं, ब्राह्मणों के नेता नहीं, यादवों के नेता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नेता हैं। इसलिए इस दृष्टि से आप देखिए तो ये जो आप पिछड़ा
ये हम SC ST या सवर्ण की दृष्टि से जब हम आकलन करते हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरा गोरखपुर मंडल या बस्ती मंडल आप कह लीजिए, तो इस पूरे मंडल में योगी आदित्यनाथ जाति के से ऊपर उठ के पूरे हिंदू धर्म का नेतृत्व करते हैं। इसलिए पिछड़े का कोई सवाल ही नहीं, पिछड़े योगी आदित्यनाथ से या भारतीय जनता पार्टी से दूर जा पाएंगे, इसका कोई सवाल ही नहीं। दूसरी बात, पिछड़े की बात जो आप कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश और भारत में पूरे पिछड़ों की सबसे मजबूत और सबसे पहली पसंद की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास पिछड़े के नाम पर कौन रह गया? तो यादव और फुटकर जातियों में कोई मतलब कोई 10 घर मौर्य, 5 घर लोहार, 7 घर, इस तरह से छोटे छोटे पॉकेट है। लेकिन मेजर पॉकेट किसके पास है? पिछड़ों का, नॉन यादव पिछड़ों का मेजर पॉकेट वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। मेजर पॉकेट जो नॉन SC में जो नॉन चमार जिसको कह सकते हैं आप, नॉन चमार जो है वो किसके साथ है? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ST पूरा किसके साथ है? वो भारतीय जनता पार्टी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि केवल अगर हम लोग जाटव को छोड़ दें तो उसके अलावा बहुत सारा जो वर्ग है वो जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ में। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र किया और वो उसी इलाके में हम लोगों को बहुत सक्रिय दिख रहे हैं। सपा की नजर तो है इसके ऊपर, लेकिन क्या ये समीकरण ग्राउंड के ऊपर आपको लग रहा है कि कुछ प्रभावित कर सकता है? क्योंकि पहले तो रहा है ना उनका वोटर, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा। अब चूंकि थोड़ा वक्त जब बीतता है तो थोड़ी नाराजगी भी सत्ता पक्ष के साथ जनता की हो जाती है तमाम विषयों को लेकर के। क्या उसमें कामयाबी आपको लगता है मिल पाएगी अगर हम लोग लोकल या ये निकाय के चुनावों को देखें तो? बिल्कुल नहीं मिल पाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का तिलिस्म जैसे विधानसभा में नहीं चला था, उसी प्रकार से निकाय चुनाव में भी नहीं चलने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य को बेसिकली उनको हम लोग कुछ बड़ा ज्यादा हाइप दे देते हैं उनके नेतृत्व को। वो इतने बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में भी नहीं थे, इतने बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं थे, उसी तरह समाजवादी पार्टी में भी नहीं है। वो जहां जाते हैं दूसरे के सहारा लेकर अपने को जीतते हैं चुनाव। अगर इतने ही बड़े नेता होते तो निर्दलीय चुनाव लड़ जाते। समाजवादी पार्टी के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? विधानसभा के पहले इतनी बड़ी बड़ी बात की, 70 विधायक लेके जाऊंगा, 85 विधायक लेकर जाऊंगा, एक विधायक लेकर ना जा सके, इतना वोट दिला दूंगा, इतना कोई मैंने मौर्य वोट है, मौर्य वोट उनके साथ नहीं, बिल्कुल है। सही है। अब मुझे तो लगता है ये तो जनता तय कर देती है और इसीलिए वक्त वक्त पर जो चुनाव होते हैं उसमें जनता ये आईना दिखाती है नेताओं को जिनको लगता है कि हम शायद फलानी जाति के या एक पर्टिकुलर जाति के बड़े नेता हैं। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा था जो बहुत बेसिक सवाल है। एक तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी को आप कैसे देखते हैं? उस तरह के एक्टिव मोड में ना तो विधानसभा चुनावों में हमको बसपा नजर आई, ना ही और बाई इलेक्शन जो कि पहले लड़ती नहीं थी मायावती, कैंडिडेट जरूर उतारती है लेकिन उस तरीके की चीजें हमको दिखी नहीं। और इस बार भी जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके हर जगह हम लोगों को दिख रहे हैं, यहां कुशीनगर में भी दिख रहे हैं। लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? एक तो मायावती यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, और दूसरा यह है जो निर्दलीय हो गए या जो बागी हैं या जो उनको टिकट नहीं मिला वो चुनावी मैदान में है, ये समीकरण को कैसे बिगाड़ेंगे या ये किसके लिए फायदेमंद हो सकते हैं? देखिए, मायावती जी के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए ये चुनाव, निकाय चुनाव बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। वो अपने आप को साबित कर सकती थी, अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरे दम के साथ इस चुनाव को लड़कर ये बता सकती थी समाज में, अपने वोटरों के बीच में ये मैसेज दे सकती थी कि नहीं, हम 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने के लिए या अपने अधिक से अधिक सांसद जिताने के लिए हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और हमारे अंदर सामर्थ्य अभी भी बचा है। लेकिन मेरी समझ से बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में सक्रिय प्रतिभाग न करके या मायावती सीधे सीधे प्रतिभाग न करके इस चुनाव में वो बहुत बड़ी चूक कर रही हैं और आने वाले 24 के चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मायावती को इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का ट्रेंड बदल दिया। ये आपको फुल टाइमर होकर राजनीति करनी पड़ेगी। चुनाव के समय बाहर आकर और मंच पर चढ़कर भाषण देकर और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाने से अब बहुजन समाज पार्टी को या समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस पार्टी को कोई वोट देने वाला नहीं है। ये फुल टाइम। देखिए, अखिलेश यादव ने इस बारे में, इसलिए उनकी तारीफ करनी चाहिए इस विषय में कि अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्हीं के तर्ज पर उन्होंने भी अपने आप को फुल टाइमर के तौर पर प्रयास किया। इस 2022 के चुनाव में हार देखने के बाद उनको यह एहसास हुआ कि नहीं, अब राजनीति में फुल टाइम करना पड़ेगा। नहीं, वो ट्विटर वाली राजनीति से आपने कहा कि वो बाहर आ गए और मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लेकिन मनीष से भी मैं एक चीज समझता हूं, फिर सर मैं आपके पास वापस आऊंगा। मनीष, ये निर्दलीय और जो बहुजन समाज पार्टी का फैक्टर है ये ग्राउंड पे कैसे काम कर रहा है? क्योंकि जो फाइट है वो आप लोग भी लगातार बता रहे हैं ग्राउंड पे मौजूद है।